वेलकम टू आवर चैनल हिस्ट्री स्कॉलर्स। आज हम जो अपनी दूसरी क्लास है उसको करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए या फिर इंडस सिविलाइजेशन कहिए या फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहिए। तीनों इसी के नाम हैं। इसके जो नाम ये तीनों कैसे हुए इसको भी हम समझेंगे। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज कब हुई, किसने करी, कैसे पता चला हमें कि इतनी पुरानी कोई सभ्यता हमारे जो है भारतीय प्रायद्वीप में कभी रही है। इससे पहले क्या था कि सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं जो थी, ठीक है, वही सबसे पुरानी मानी जाती थी और ऐसा समझा जाता था कि भारत में कोई भी इतनी पुरानी सभ्यता या कोई ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं रहा है, इतना डेवलप्ड। तो जब इस सभ्यता की खोज हुई ना, तब काफ़ी सारे जो विचारक थे जिन्होंने ऐसा सोचा था कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनकी जो जो विचारधारा थी वो एकदम से चेंज हो गई। तो वो कैसे, कब पता चला, किसको पता चला, उसको समझते हैं। सबसे पहले जो है 1921 में, 1921 में एएसआई के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसके महानिदेशक थे उस टाइम पे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में, मतलब उनकी देख रेख में, उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया जिनका नाम था राय बहादुर साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है। इन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को अपॉइंट किया। उन्होंने फिर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खुदाई करवाई। ऐसा एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे लाहौर रेलवे लाइन जो थी उसका काम चल रहा था। तो उस टाइम पे वहां पर कुछ ऐसे वो देखे गए, इन्होंने दयाराम साहनी ने देखे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर खुदाई करवाई गई। तो फिर खुदाई के दौरान वहाँ एक पुरानी बसे हुए शहर के अवशेष मिले और तब पता चला कि उसका जो है कोई एक पुरानी सभ्यता खोजी है दयाराम साहनी ने। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी। वहाँ हड़प्पा शहर बसा हुआ था। अ, इसमें ये चीज़ याद रखनी, ये चीज़ें मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ याद रखने वाली होती हैं वो क्या है कि किस साइट की खोज किसने करी, ठीक है, और मेनली कब हुई ये भी याद होना चाहिए, और वहाँ पर जो एक्सकेवेशन का काम है वो किस किसने करवाया था ये याद होने चाहिए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसका नामकरण कैसे हुआ उसमें अपन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में क्या है कि सबसे पहले तो जो जब 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 इस सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा को खोजा गया, मोहनजोदड़ो को खोजा गया 1922 में। ठीक है। मोहनजोदड़ो को खोजने के बाद में जॉन मार्शल ने 1924 में एक लंदन में एक न्यूज़ जो है पब्लिश करवाई। इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में एक एक आर्टिकल छपवाया जिसमें इस जो खोज हुई थी उसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है। जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता कहा। एक न्यूज़ में आर्टिकल दिया इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 1924 में, उसमें इसको सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा। जॉन मार्शल की एक बुक है, उसका नाम है मोहिंजोदारो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जॉन मार्शल की बुक है। ठीक है। बुक्स को भी याद रखना क्योंकि बुक्स भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं। मार्टिमर व्हीलर ने भी इसकी एक बुक है मार्टिमर व्हीलर की, इनकी बुक का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। ये इनकी बुक है। इन्होंने इस बुक में इन्होंने भी जो है सिंधु सभ्यता इसको नाम दिया है। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया और जॉन मार्शल ने भी इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है। एमआर मुगल इनकी बुक है अर्ली हड़प्पन कल्चर। इन्होंने इसको ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया है, एमआर मुगल ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैसे इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा कि हड़प्पा इसका पहला स्थल था, इस सभ्यता की खुदाई की गई वो पहला स्थल था हड़प्पा। और पुरातत्व की एक परंपरा मानी जाती है कि जो जिस कल्चर की जो साइट पहले खोजी गई उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम भी आर्कियोलॉजी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसका ज़्यादा सटीक बैठता है, सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला स्थान था वो हड़प्पा खोजा गया था। अब इसके बाद इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड कहीं पे भी मुझे फिक्स नहीं मिला। मैंने कई बुक्स को देखा, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं 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 कुछ मिलता है।
मैंने इसमें सिर्फ दो दो टाइम पीरियड रखे हुए हैं, जो कि कैसे कैसे हैं कि जॉन मार्शल ने इसका टाइम पीरियड 3250 से लेकर के 2750 माना है। इसके बाद हम बात करें तो सारगोन जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी, जो सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता से जो अभिलेख मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिनसे पता चलता है, जो हड़प्पन कल्चर के एविडेंस वहाँ से जो मिले हैं, उनके आधार पर अगर इसका जो टाइम पीरियड माना जाए, तो वो भी 3250 से लेकर के 2750 बैठता है। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से 3250 से 2750। और रेडियो कार्बन C14 के अगर अनुसार अगर मैं बात करूं, तो C14 से हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2300 से लेकर के 1750 BCE, बिफोर कॉमन ईरा, मतलब ईसा पूर्व माना जाता है। C14 की शुरुआत जो भारत में हुई थी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। C14 की शुरुआत जो है भारत में TIFR मुंबई में, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। और जो जो इसकी C14 की जो खोज है वो 1949 में, C14 की खोज 1949 में WF लिबी, ठीक है, डब्ल्यू एफ लिबी ने 1949 में C14 की खोज करी थी। C14 के अनुसार 2300 से लेकर के 1750 इसका टाइम पीरियड है। C14 की सबसे पहले भारत में प्रयोग जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने किया। और मेसोपोटामिया और जो है उसके क्या कहते हैं, जॉन मार्शल के अभिलेख के आधार पर इसका समय जो है 3250 से लेकर के और 2750 माना जाता है। ठीक है, 2750 माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर बात करी जाए, तो ये लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैली हुई थी। ऐसे करके लेकर के जो है बलूचिस्तान से सीधा सीधा और हड़प्पा तक, ऊपर कश्मीर तक, फिर उसके बाद और नीचे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेते हुए और फिर उसके बाद कालीबंगा और गुजरात, इस तरीके से, मतलब एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती थी, इसलिए इसको त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई सभ्यता बताया गया है। 13 लाख किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था। इस सभ्यता का भारत की सीमा में जो सबसे ऊपरी स्थल है वो मांडा माना जाता है। मांडा है भारतीय सीमा में जो है, वर्तमान भारतीय सीमा में जो है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपरी स्थल इसका अ, शोरतुगोई होगा। इस सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल की अगर मैं बात करूं तो शोरतुगई, अफगानिस्तान। सबसे ऊपरी स्थल शोरतुगोई, अफगानिस्तान। और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल था। अब इसकी अगर बात करें तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर। ये इसका जो है विस्तार इस सभ्यता का माना जाता है। ठीक है, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इस सभ्यता के विकास के तीन क्रमिक चरण एक तरीके से अगर हम बात करें तो देखे जा सकते हैं, जैसे कि प्राक हड़प्पा, प्री हड़प्पन कल्चर, और मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पन, और एक है इसका परवर्ती जो लेटर हड़प्पन है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले हड़प्पा, फिर हड़प्पा जब पूरी डेवलप हो चुकी थी, और फिर हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा मतलब उत्तर हड़प्पा, जब वो अपने डिक्लाइन की ओर जा रही थी, डिक्लाइन होने को उसका हुआ था तब। प्राक हड़प्पन की अगर बात करें, प्री हड़प्पन साइट्स की अगर बात करें, तो बलूचिस्तान में कई सारी साइट्स हैं जो प्री हड़प्पन कल्चर के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मेहरगढ़ सबसे बड़ी साइट है। मेहरगढ़ आप देख सकते हैं, मतलब नवपाषाण काल की साइट है, जो कि हड़प्पन टाइम पीरियड में भी देखी गई। तो प्री हड़प्पन साइट्स में मेहरगढ़
किलीगुल मोहम्मद, दमशादात, राना गुंडई, पेरियानो गुंडई, नौसारो, कुल्ली, नाल और बालाकोट। ये सारी साइट्स जो हैं ये बलूचिस्तान में पड़ती हैं, जो प्री हड़प्पन साइट्स मानी जाती हैं, या प्री हड़प्पन साइट्स ही हैं। मेहरगढ़ से कुछ एविडेंस मिले हैं, वो क्या है कि मेहरगढ़ प्राक हड़प्पन साइट था सबसे प्राचीन, ये तो देख लिया। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन जो स्त्री की मृण मूर्ति जो है, एक लेडी की जो टेराकोटा मॉडल है सबसे प्राचीन, वो मेहरगढ़ से मिला है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की स्त्री की टेराकोटा की सबसे पुराना मॉडल मेहरगढ़ से मिला है। यहाँ से एक कब्र में यहाँ से एक तांबे का शीशा मिला है, तांबे का एक दर्पण मिला है एक कब्र में। उस दर्पण पर क्या है कि सिर रहित स्त्री की आकृति बनी हुई है। एक तांबे का दर्पण मिला है जिस पर सिर रहित एक स्त्री की आकृति है जिसका सिर नहीं है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। नौसारो और मेहरगढ़ से स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली। ये दोनों जगहों से स्त्रियों की टेराकोटा के मॉडल मिले, ठीक है, जिनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। मतलब स्त्री की मांग में सिंदूर लगी हुई जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं वो नौसारो से और मेहरगढ़ से मिली हैं, ठीक है। नाल से गरुड़ आकृति की मोहर मिली है, नाल से, जिसमें क्या है कि अपने पंजे में दबाए हुए सांप है उसमें। गरुड़ आकृति की जो मोहर है जिसमें गरुड़ सांप को अपने पंजे में दबाए हुए है, एक ऐसी मोहर मिली है नाल से, ठीक है, नाल से। इसके बाद सिंध प्रांत में अगर बात करें पाकिस्तान के, तो कोट दीजी और आमरी ये दो प्री हड़प्पन साइट्स थी। कोट दीजी की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज जो है जीएस घुर्रे ने 1935 में करी थी। यहाँ सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं कोट दीजी से। सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं, मतलब फिर एक और वो लगाया जाता है कि कोट दीजी का जो अंत है वो भी भयंकर अग्निकांडों की वजह से हुआ हो, ठीक है। तो भयंकर अग्निकांडों की वजह से जो किसका अंत हुआ, किस स्थल का? कोट दीजी का। कोट दीजी में सामुदायिक अग्नि स्थल भी मिले हैं। कोट दीजी के मृत भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन हुआ है। कोट दीजी के जो मृत भांड हैं कोट दीजी से जो मिले हैं उन पर ज्यादातर मृत भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन हुआ है। सींग वाला देवता, ये आप इस मृत भांड पर देख सकते हैं, ये बर्तन है कोट दीजी का जिस पर सींग वाला, ये इसके सींग हैं, ये सींग वाला देवता है, ये फेस है, ये हाथ है, ये इसकी बॉडी है। ये सींग वाले देवता का अंकन हुआ है कोटदी जी के मृत भांडों पर। कोटदी जी से पत्थर के वाणाग्र मिले हैं, पत्थर के इसके तीर कमान मिले हैं, ठीक है। कांसे की चूड़ियां मिली हैं कोटदी जी से। किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं कोटदी जी से, ठीक है। किलेबंद बस्ती के जो साक्ष्य हैं वो कोटदी जी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआती जो किलेबंद बस्ती के साक्ष्य हैं, अगर आप देखें तो ये हम प्री हड़प्पन पढ़ रहे हैं ना, तो प्री हड़प्पन टाइम पीरियड का जो किलेबंद बस्ती के साक्ष्य हैं वो कोट दीजी से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले, या कहें तो हाँ सबसे पहले जो को किलेबंद बस्ती के या दुर्गीकरण के जो साक्ष्य हैं वो कोट दीजी से मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किलेवन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं वो कोट डीजी से मिलते हैं। आमरी की अगर मैं बात करूं तो आमरी का उत्खनन एनजी मजूमदार ने करवाया। बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं आमरी से, ठीक है। गैंडे की हड्डियां केवल आमरी से मिलती हैं। गैंडे की हड्डियां जो हैं प्री हड़प्पन साइट्स में केवल आमरी से मिलती हैं गैंडे की हड्डियां। और आमरी से और क्या मिला है? एक बारहसिंगे का साक्ष्य मिले हैं। कोटतीजी का मैंने बता दिया 1935 में। और जीएस घुर्रे ने इसकी खोज करवाई थी। सामुदायिक अग्नि स्थल हैं, भयंकर अग्निकांडों की वजह से कोटतीजी का अंत हुआ। कोटतीजी से पत्थर के वाणाग्र, कांसे की चूड़ियां और जो है किलेबंद बस्ती के साक्ष्य, जो है सबसे पहले किलेबंद बस्ती के साक्ष्य कोटतीजी से मिले। पा पंजाब में अगर बात करूं, पाकिस्तान में, तो जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं वो है रहमान डेरी, गुमला, सराय खोला और जलीलपुर। ये पंजाब की प्री हड़प्पन साइट्स हैं, पंजाब पाकिस्तान की, ठीक है। राजस्थान में प्री हड़प्पन साइट्स हैं कालीबंगा, सोथी। कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो कि प्री हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं।
और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी प्री हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत और भूकंप के जो साक्ष्य मिलते हैं वो प्री हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं। ये याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम आते हैं मैच्योर हड़प्पा पे। मैच्योर हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं वो सब एक तरीके से अपने डेवलपमेंट स्टेज पर आ चुके थे। इसमें हम पढ़ते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। बाद में इसमें 26 में माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई करवाई। 46 में मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ खुदाई करवाई। ये याद रखनी है, जितने भी एक्सकेवेशन बाद में मैंने लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा। 26 में माधव स्वरूप वत्स ने इसको दोबारा से खुदाई कराई। 46 में मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ खुदाई करवाई, ठीक है। हड़प्पा को तोरण द्वारों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गेट्स, जो गेट हैं वो एक तरीके से बड़े बड़े गेट थे। अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है इसको। हड़प्पा से दो टीले मिले हैं जिनमें से पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। मतलब जो हड़प्पा था, अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा से दो टीले मिले हैं। ये है क्या इसका पूर्वी टीला जहाँ पर जनता रहती थी, और ये पश्चिमी टीला दुर्ग है जहाँ पर शासक वर्ग या कहें तो पुरोहित वर्ग, जो बड़े अमीर वर्ग थे वो रहा करते थे, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा है। पूर्वी टीले को जो है, जो इसका ऊपरी भाग था उसको माउंट एफ कहा गया है, माउंट एफ। और इस पश्चिमी टीले को जो है, इसको जो नाम दिया गया है वो है माउंट ए बी। व्हीलर ने इसको नाम दिया है माउंट ए बी, ठीक है। माउंट एबी जो पश्चिमी टीला था उसको नाम दिया गया, जो कि व्हीलर ने दिया है, ठीक है। जो दो टीले थे ये देख लिए। हड़प्पा के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है, जिस R37 और कब्रिस्तान HR37 और कब्रिस्तान H समाधियाँ मिलती हैं हड़प्पा से। और इसका जो इसकी जो खुदाई थी वो JM कैन्योर ने करवाई थी, ठीक है। जो समाधियाँ मिली हैं इन समाधियों की खुदाई JM कैन्योर ने करवाई। यहाँ जो खुदाई के दौरान यहाँ पर देवदार की लकड़ी की बनी हुई एक शव पेटिका मिली है, यानी कि एक लकड़ी का ताबूत मिला है जो देवदार की लकड़ी का बना है, वो भी हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के कंकालों में गठिया, जोड़ों के दर्द की बीमारी का पता चलता है। हड़प्पा से जो कंकाल मिले हैं उनमें गठिया या जोड़ों की दर्द की बीमारी का पता चलता है। पिगट पिगट महोदय हैं। पिगट एक एक हिस्टोरियन है, एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां कहा है। दुर्ग टीले के उत्तर में, ये मैंने बता दिया, जो एक अलग टीला मिला था इसके उत्तर में जिसको माउंट एफ नाम दिया गया, ठीक है। हड़प्पा से मिला अन्नागार लोथल के गोटीबाड़े के बाद में सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा से जो अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसके सबसे पहले आता है लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। उसके बाद आता है हड़प्पा का अन्नागार। हड़प्पा। फिर उसके बाद आता है अन्नागार। ये आएगा मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अन्नागार। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल, ठीक है। स्विमिंग पूल। ऐसे करके जो है, जो इमारतें थी उनको डिवाइड किया गया। सबसे बड़ी इमारत अगर बात करी जाए, संरचना कोई चीज़ बनाई गई, वो है गोदीबाड़ा। इमारत में उसकी बात करें तो अन्नागार हड़प्पा का, उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, उसके बाद स्विमिंग पूल आता है, ठीक है। अगर व्हीलर ने जो हड़प्पा का जो अन्नागार है उसको व्हीलर ने शस्त्रागार परिसर कहा है। हड़प्पा के सभी घरों से शौचालय के अवशेष मिलते हैं। ऋग्वेद का जो हरियूपिया है, ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरियूपिया शब्द यूज किया गया है। ऋग्वेद में जैसे हड़प्पा का जो वर्णन मिलता है, एक हरियूपिया शब्द मिलता है ऋग्वेद में, उसका जो समीकरण है वो हड़प्पा से किया जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में हरियूपिया हड़प्पा। हड़प्पा से मिले कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों की अगर मैं बात करूं,
तो इसमें कर्मचारियों के आवास या श्रमिक आवास हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। पीतल की इक्का गाड़ी, कहीं कहीं इसको कांसे की इक्का गाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हड़प्पा से मिली है। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र मिला है, ये नाल से भी मिला था, ठीक है। जो प्री हड़प्पन साइट्स थी उसमें नाल से बताया था मैंने, वो है। हड़प्पा से भी ऐसा एक चित्र मिला है, एक मुद्रा पर। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे का चित्र मिला है, पौधे की जो मिरर मूर्ति टेराकोटा का मॉडल मिला है। एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ एक एक टेराकोटा का मॉडल बना हुआ मिला है, जिसको मार्शल ने पृथ्वी माता नाम दिया है, मार्शल ने, ठीक है। लाल पत्थर से बने हुए पुरुष का धड़, मेल टोरसो जिसको कहें तो मेल टोरसो। और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है। देखो, नर्तकी की मूर्ति की अगर बात आती है तो वो है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगर यहाँ नर्तक की बात हो, मेल डांसर की, तो वो मिला है आपका हड़प्पा से। ये जो स्टैचू है ये मेल डांसर की स्टैचू है। और ये जो है वो जो लाल पत्थर का बना हुआ पुरुष का धड़ है वो ये मिला था। शंख का बना हुआ बैल मिला है हड़प्पा से, ठीक है। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र मिला है हड़प्पा से, बर्तन पर बना हुआ मछुआरों का चित्र मिला है। तांबे की मानवी जो मानव कृतीय जो आकृति है, ये वाली, मतलब ये तांबे से बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई मानव की आकृति बनाई गई। तो जो तांबे की बनी हुई मानव कृतीय जो आकृति है वो हड़प्पा से मिली है। तांबे की मानवीकृत आकृति, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। और प्रसाधन मंजूषा की अगर मैं बात करूं, प्रसाधन मंजूषा के बारे में कंफ्यूजन रहती थी कि इसको टॉयलेट बॉक्स कहा जाए या फिर मेकअप बॉक्स कहा जाए, तो मैंने इसमें दोनों मेंशन कर दिए हैं। वैसे जो प्रसाधन मंजूषा है ये टॉयलेटरी बॉक्स ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हर घर से शौचालय के अवशेष मिले हैं। तो टॉयलेटरी बॉक्स जो है प्रसाधन मंजूषा जो है वो भी हड़प्पा से मिली है, ठीक है। उसके बाद कांसे का दर्पण मिला हुआ है हड़प्पा से, एक कांसे का दर्पण मिला है हड़प्पा से। और का हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में एक शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिसको विदेशी की कब्र बताया जाता है, जिसको विदेशी की कब्र कहा जाता है, विदेशी की कब्र। हड़प्पा से जो ताबूत में शवाधान मिला है उसको विदेशी की कब्र माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम आते हैं मोहनजोदड़ो पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो के और भी नाम हैं, जैसे सिंध का नखलिस्तान, सिंध का लखनिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसके अलावा बात करूं तो रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। सिंध भाषा में इसका मतलब ये हो गया मृतकों का टीला। सिंध के लरकाना जिले में रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी। इसके बाद यहाँ पर 1930 में अर्नेस्ट मैके ने खुदाई करवाई, 45 में व्हीलर ने खुदाई करवाई, ठीक है। मार्टिमा व्हीलर ने 46 में हड़प्पा में खुदाई करवाई थी, याद रखना, ठीक है। 45 में मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई थी। 65 में जॉर्ज डेल्स ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, ठीक है। बृहद यहाँ से जो इमारतें मिली हैं, जो संरचनाएं जो स्ट्रक्चर मिले हैं उनको एक बार देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा तो नहीं, मोहनजोदड़ो से बड़ा मिला जो सबसे फेमस है वो है बृहद स्नानागार, मतलब ग्रेट बाथ, जो स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो से मिला। ये स्नानागार जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये धार्मिक उद्देश्यों से बनाया गया था, ठीक है। मतलब वहाँ जो पूजा अर्चना होती थी उसके उससे पहले वहाँ का पुरोहित जो है इस यहाँ स्नान वगैरह करता होगा, जनता वहाँ की स्नान वगैरह करती होगी, उसके बाद पूजा करती होगी, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है।
इसके जो उत्तर दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये जो आप देख सकते हैं, 9 सीढ़ी इस साइड में और 9 सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। ये 8 फीट गहरा था, ठीक है। 23 फीट ऐसे करके चौड़ा था, और वहां से लेकर के और यहाँ तक 39 फीट लंबा था। जो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है वो। अब विश्व में वाटरप्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो के जो स्विमिंग पूल से ही मिलता है, और इसको बनाने में बिटुमिन का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये रहा, इसको बनाने में बिटुमिन का प्रयोग किया गया। इसके बाद अन्नागार एक स्ट्रक्चर है जो कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन अगर अगर हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करी जाए तो ये तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। पहले गोदीवाड़ा, उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और फिर उसके बाद स्विमिंग पूल, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर सभा भवन वहां से मिला है, ठीक है। इस ये 27 बाई 27 का एक कक्ष है जिसको सभा भवन नाम दिया गया, जहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, वो मीटिंग वगैरह या फिर सभा वगैरह बुलाया करते थे। इसके बाद मोहनजोदड़ो से मिले कुछ और एविडेंस हैं, उनको देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं वो सारे मैंने अपने इन स्लाइड्स में कवर किए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा होगा, ठीक है। कांस्य नर्तकी, कांसे की एक डांसिंग गर्ल, पत्थर की बनी हुई पुजारी की या प्रीस्ट की स्टैचू, ठीक है। ये पुजारी की स्टैचू है, ये डांसिंग गर्ल की स्टैचू है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की मोहरें मिली हैं। यूनिकॉर्न बोले तो यूनिकॉर्न एक सींग वाला जो बैल था, ये यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की 2 मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय भवन, इसको शायद प्रीस्ट कॉलेज कहा जाता है। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति, अभी इसको मैं आगे चल के दिखाऊंगा। एक मूर्ति है, एक मोहर है जिस पर 3 मुख बनाए हुए, और पशुपति शिव की ऐसे करके ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति है जिस पे 5 तरह के पशु हैं, 6 पशुओं के वो हैं। तो इसको मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। और सूती कपड़ा, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और हाथी का कपाल खंड मिला है मोहनजोदड़ो से। कपाल खंड बोले तो जो आगे का जो हेड होता है हाथी का, वो मतलब एक इस तरीके का टेराकोटा का बना हुआ एक मॉडल मिला है, इस तरीके का टेराकोटा का बना हुआ एक मॉडल मिला है जिसको हाथी का कपालखंड बोला जाता है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी का कपालखंड हो गया, ठीक है। कुंभकारों की बस्ती, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े का टेराकोटा मॉडल मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और घोड़े की हड्डियां सुरकोतड़ा से मिलेंगी, उसको अभी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से, घोड़े की मृण मूर्ति टेराकोटा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का जो अंतिम स्तर था, मतलब खुदाई जो करते हैं ना उसमें कई सारे स्तर खोदते हुए नीचे तक पहुंचते हैं, तो जो अंतिम स्तर मोहनजोदड़ो का था उससे नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। उस पर बिखरे हुए नर कंकाल मिले हैं। तो बिखरे हुए नर कंकाल जो मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि किसी ने अचानक से वहां पर जो है सब मोहनजोदड़ो शहर को नष्ट कर दिया। ऐसा बिखरे हुए देखने से मिलता है, लगता है। तो इसका जो सही पता चलता है कि ये 7 बार सिंधु नदी ने इसको बहाया और ये 7 बार बसा। तो उस बहाव में जो मर गए होंगे वो ऊपरी लेवल पे ही डले रह गए, इसलिए ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जाता है। कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्र मिलता है, जिससे पशु बलि के संकेत मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में पशु बलि दी जाती होगी देवताओं को, ठीक है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र जो है मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और मोहर पर सुमेरियन नावों का अंकन है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली हैं उनमें से कुछ मोहरों पर सुमेरियन नाव, जैसे ये मोहर है, ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई मोहर है जिस पर ये एक नाव का आप अंकन देख सकते हैं, ये सुमेरियन नाव का अंकन है। मेसोपोटामिया की एक नाव का अंकन है इस मोहर पर, ठीक है, जो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है।
सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से होती है, ठीक है, सर्वाधिक कुएं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नृत्यरत आकृति, एक पत्थर पर नृत्यरत एक नचती हुई मुद्रा में एक व्यक्ति का आकृति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसको जॉन मार्शल ने नटराज शिव का नाम दिया है, नटराज शिव कहा है। तो नटराज शिव की मूर्ति कहें या फिर नृत्यरत आकृति कहें, जो जॉन एक तरीके से नटराज शिव ही मान लो अगर क्वेश्चन आएगा तो। नटराज शिव की जो है आकृति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं, मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं, जिसकी स्टडी किसने करी थी, कैनेडी ने करी थी, कैनेडी, जिसकी स्टडी किसने करी थी, कैनेडी ने। कैनेडी ने पता लगाया कि मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कैनेडी ने बोला। KUR कैनेडी इसका पूरा नाम है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त होती हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली बात है, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लेख युक्त जो मोहरें हैं, सबसे ज़्यादा लेख वाली मोहरें कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं। सबसे ज़्यादा लेख वाली मोहरें हड़प्पा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। कांसे की कुल्हाड़ी मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, कांसे की कुल्हाड़ी। बाघ से लड़ते हुए एक व्यक्ति का चित्र मिला है मोहर पर, ठीक है, ये भी कहाँ से मिला है, बाघ से लड़ते हुए एक व्यक्ति का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, ठीक है। यूनिकॉर्न प्रतीक, महाविद्यालय भवन, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति, कुंभकारों की बस्ती, कुबड़दार बैल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र मोहनजोदड़ो से, सुमेरियन नाव का चित्र मिला है मोहरों पर मोहनजोदड़ो से। ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चन्हूगढ़ो, ठीक है। तो चन्हूगढ़ो की खोज जो है 1931 में NG मजूमदार ने करी। इसके बाद यहाँ पर जो है खुदाई करवाई 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने यहाँ खुदाई करवाई, 31 में NG मजूमदार ने इसकी खोज की। चन्हूदड़ो से जो है झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। झूकर झाकर संस्कृति एक तरीके से पोस्ट हड़प्पन लेटर हड़प्पन संस्कृति थी, ठीक है। तो झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष चन्हूदड़ो से मिलते हैं। और चन्हूदड़ो जो है ये मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था, यहाँ मन के बनाने के कारखाने हैं। यहाँ गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं चन्हूदड़ो से। चन्हूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक नगर वो था चन्हूदड़ो। अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा को कहा गया है, लेकिन औद्योगिक केंद्र जो था, औद्योगिक नगर था, वो था चन्हूदड़ो, ठीक है। ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंट मिली हैं, इंटरलॉक ईंट मिली हैं। आपने देखी होंगी ना कई कई जगहों पर, जैसे इस तरीके की ईंटें होती हैं, इस तरीके की जो ईंटें होती हैं, इस तरीके की ईंट होती है। फिर इसमें ऐसे करके इंटरलॉक की हुई और ईंट होती हैं, मतलब जो इंटरलॉकिंग वाली जो ईंटें होती हैं। तो वक्राकार जो ईंटें हैं वो कहाँ से मिली हैं, वक्राकार इंटरलॉक ईंटें जो कहाँ से मिली हैं, चनूदड़ो से मिली हैं। यहाँ से किसी दुर्ग का अस्तित्व तो नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, चनूदड़ो से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। और इसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वो चनूदड़ो से मिलते हैं सौंदर्य में, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वो चनूदड़ो से मिले हैं। स्याही की दावत मिली है चनूदड़ो से। बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं चनूदड़ो से। चनूदड़ो से ये कुछ चीज़ें मिली हैं जो याद रखने के लिए, जैसे चनूदड़ो जूकर जाकर संस्कृति के अवशेष हैं, मन के बनाने गुड़िया बनाने के कारखाने थे, औद्योगिक केंद्र औद्योगिक नगर कहा जाता है इसको, ठीक है। वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं, और कोई भी दुर्ग अस्तित्व में नहीं था उस टाइम पे।
दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं है चंदूदड़ों में। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक मिली है, स्याही दवात मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं चनूदड़ों से। ये सारे एविडेंस याद करने हैं आपको कि कहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है। बात करते हैं लोथल की। तो लोथल में, पहले बात तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर था, अहमदाबाद जिले में। और 1957 में इसकी एस आर राव ने खोज करी। रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी, एस आर राव ने। और उन्होंने इसे लघु हड़प्पा, एस आर राव ने इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो नाम दिया। लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा कहा लोथल को। किसने? एस आर राव ने, जिन्होंने इसकी खोज करी थी 1957 में। लोथल के घरों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। लोथल के घरों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। लोथल से दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे मिलते हैं। ये एक जो है इस सभ्यता में एकमात्र एक लोथल ऐसी साइट है जहाँ पर जो जो दुर्ग टीला होता था और जो जो नगर टीला होता था, वो दोनों अलग अलग जो है उन दीवारों से नहीं घिरे हैं, बल्कि एक ही दीवार है इनके ऊपर जो इन दोनों को घेरे हुए है, ठीक है। एकमात्र यहीं से मिलते हैं। और यहाँ दुर्ग पश्चिम में ना होकर के दक्षिण पूर्वी जो साइड है, इस साइड में इस साइड में यहाँ पे दुर्ग था, ठीक है। और इस दुर्ग क्षेत्र को जो है एस आर राव ने एक्रोपोलिस नाम दिया है। जैसे ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है नगर टीला था और दक्षिण पूर्व में यहाँ पर दुर्ग था। तो ये जो दुर्ग टीला है इसको एक्रोपोलिस नाम दिया गया है। एक्रोपोलिस एक्रोपोलिस नाम दिया है। दुर्ग क्षेत्र में जो 64 कक्षों वाला एक अन्य जो भंडार गृह मिला है, भंडार गृह, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ जिसमें 64 कमरे हैं। और जिसको भंडार गृह नाम दिया गया है, भंडार स्टोरेज, स्टोर नाम दिया गया है, भंडार। 64 कक्षों वाला जो भंडार है वो मिला है दुर्ग टीले से, ठीक है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा भी है। ये दक्षिण पूर्व में हो गया। इस साइड में जहाँ भादर नदी से जोड़ता हुआ ये नदी है, और इस नदी से जोड़ता हुआ ऐसे करके ये लोथल की साइड में यहाँ पर ये गोदीवाड़ा बना हुआ मिला है जहाँ पर जहाज आकर रुकते थे, ठीक है। तो पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा मिला है जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है, सबसे बड़ी संरचना है। और छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है लोथल से, जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। जिस पर मतलब कुछ ना कुछ जो है उसका इलाज किया गया होगा, उसका चिकित्सा का। तो जो एक खोपड़ी मिली है, ये खोपड़ी जो है लोथल से भी मिलती है और कालीबंगा से भी मिलती है, ठीक है। लोथल से भी मिलती है और कालीबंगा से भी मिलती है, जिनसे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। सभ्यता में चावल का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला सबसे पहले। साथ ही बाजरे का साक्ष्य भी लोथल से मिला है, ठीक है। 3 युगम समाधियां मिली हैं लोथल से। युगम समाधि मतलब कब्र में पुरुष और स्त्री दोनों को दफनाया गया। युगल समाधि मिली है कहाँ से? लोथल से। और घोड़ा और गोरिल्ला का टेराकोटा का मॉडल मिला है, घोड़ा और गोरिल्ला का, लोथल से। मिट्टी का ममी मॉडल मिला है लोथल से। मिट्टी का ममी मॉडल, मम्मी बनी हुई मिली है लोथल से। और रंगाई कुंड मिला है लोथल से। रंगाई कुंड, कुंड लोथल से मिला है। फारस की मोहर लोथल से मिली है। मम्मी मॉडल मिला लोथल से, रंगाई कुंड मिला लोथल से, ठीक है। और खोपड़ी पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण लोथल से मिले ही हैं। गोदीवाड़ा मिला ही है यहाँ से। अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। एकमात्र ऐसा नगर है सिंधु सभ्यता का जो कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था, ठीक है। यहाँ से बतख, खरगोश, कुत्ता, वृषभ, तांबे की मूर्तियां मिली हैं इन सब की लोथल से। दिशा सूचक यंत्र, कंपास जो मिला है वो लोथल से मिला है। और बटन के आकार की मोहर मिली है, ये भी लोथल से मिली है, ठीक है। बटन के आकार की मोहर, दिशा सूचक यंत्र लोथल से मिले हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने स्लाइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। और वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, चक्की के 2 पार्ट,
एक और दूसरा। ठीक है, वृत्ताकार चक्की के दो पट्ट मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। लोथल की समुद्र देवी को सिकोतरी माता कहा जाता था। सिकोतरी माता। लोथल की जो समुद्र देवी थी उसका नाम क्या था? सिकोतरी माता उसका नाम था। लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अग्नि कुंड के साक्ष्य या फिर हवन कुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से भी मिलते हैं और लोथल से भी मिलते हैं। ठीक है, लोथल से मिले एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी उत्कीर्ण है, जिसका जो तुलना है वो पंचतंत्र की जो लोमड़ी की कहानी है उससे की जाती है। तो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का जो जो अगर कहें तो हड़प्पा सभ्यता में एविडेंस कहाँ से मिलेगा? लोथल से मिलेगा। लोथल से कौवा लोमड़ी का जो एक उस पर एक बर्तन पर उत्कीर्ण है, बर्तन पर एक पर बनाए गए हैं। लोथल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं कि मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बकरी दफनाने के साथ साक्ष्य जो है मालिक के साथ लोथल से मिलेंगे। लोथल के एक मकान में दरवाजा है। अब जैसे उसमें बताया गया है ना, इसका सिटी प्लान जब हम पढ़ेंगे तो उसके जो दरवाजे थे, जो मेन, ये इसकी मेन सड़क है, फिर इससे अटैच्ड में गलियां हैं, उससे अटैच्ड में और गलियां हैं। तो इनके जो घर थे, ये घर है, तो इस घर का जो गेट है वो अंदर गली की तरफ खुलेगा। ठीक है, सभी जगहों पे जो घर हैं, घर के गेट हैं वो अंदर गली की तरफ खुलते थे, लेकिन जो लोथल से एक मकान का दरवाजा मिला है जो कि गली की तरफ नहीं खुलता, बल्कि मुख्य सड़क पीछे की तरफ, मुख्य सड़क की ओर खुलता है। ये लोथल से एक अपवाद मिला हुआ है इसका। ठीक है, इसको याद रखना है। फर्श जड़ित 12 स्नान ग्रहों का एक समूह मिला है लोथल से। ठीक है, फर्श जड़ित 12 स्नान ग्रहों का समूह मिला है। 12 मतलब एक एक ही जगह पे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके 12 जो स्नान ग्रह, मतलब एक तरीके से कहें तो 12 बाथरूम्स के जो एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? लोथल से। सीप, मोती और मन के बनाने के कारखाने थे लोथल में। ठीक है, सीप, मोती और मन के बनाने के कारखाने थे लोथल में। इसके बाद बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद है। इसकी जो 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी। बाद में 1961 में बीबी लाल ने यहाँ खुदाई करवाई और बी के थापर ने खुदाई करवाई। बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 में खुदाई करवाई। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कही जाती है कालीबंगा। प्राक हड़प्पा काल के हल के निशान या जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो हमने अभी प्री हड़प्पन साइट में कालीबंगा का नाम पढ़ा था, तो जुते हुए खेत के भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, जो प्री हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं। कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं, और अग्नि कुंड कहो या हवन कुंड कहो एक ही बात है कि साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहर और ऊंट की हड्डियां मिली हैं कहाँ से? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहर और ऊंट की हड्डियां मिली हैं कालीबंगा से। यहाँ से युगल समाधि, कपल कपल फ्यूनरल कहें तो युगल समाधि मिली है। युगल समाधि लोथल से भी मिली है और कालीबंगा से भी मिली है। ठीक है, और प्रतीकात्मक समाधि मिली है, प्रतीकात्मक समाधि मिली है कालीबंगा से, और युगल समाधि मिली कालीबंगा से, युगल समाधि लोथल से भी मिली है। ठीक है, कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, ये इसका एक अपवाद है कि सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में मकान जो है वो पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन केवल कालीबंगा के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, केवल कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगा से। हर जगह पक्की नाली मिली है, लेकिन कालीबंगा से पक्की ईंटों की बनी हुई नाली है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन कालीबंगा से लकड़ी की नाली मिली है। दुर्ग का द्विभागीकरण केवल यहीं देखने को मिलता है। दुर्ग का द्विभागीकरण का क्या मतलब है कि जैसे कि दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, ये जनता के लिए, ये पुरोहित वर्ग और अमीर वर्ग के लिए। तो ये दुर्ग टीला है,
ठीक है, ये नगर टीला है। तो दुर्ग टीले का दो दो भागीकरण मतलब दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पर जो पुरोहित और अमीर लोग थे वो रहते थे। बाकी जो दक्षिणी भाग है इसका, इसमें यहाँ पर हवन कुंड बने हुए मिले हैं। यहाँ पूजा अर्चना की जाती होगी, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है। और मोहनजोदड़ो के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। चबूतरा जो एक आध मिला है उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा से पूरा हाथी दांत कालीबंगा से मिलता है। और हाथी दांत की कंघी मिली है कालीबंगा से। हाथी दांत, पूरा हाथी दांत और हाथी दांत की कंघी कालीबंगा से। और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से। द्विविभागीकरण के दुर्ग का कालीबंगा से। लकड़ी की नाली और कच्ची ईंटों के घर, युगल समाधि, प्रतीकात्मक समाधि, बेलनाकार मोहर, हवन कुंड के साक्ष्य, ठीक है, जुते हुए खेत, और क्या कहते हैं, भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। और सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। एक पल्ले का दरवाजा मिला है कालीबंगा से, ठीक है। एक पल्ले वाला दरवाजा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। लोथल के समान यहाँ से भी खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। जैसे लोथल में खोपड़ी पर जो है छेद करके उसमें कुछ कुछ उसकी चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, वैसे ही कालीबंगा में भी एक खोपड़ी पर चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। मिट्टी का पैमाना मिला है। मिट्टी का बना हुआ पैमाना बना है, मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। तो मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन बनावली में। तो बनावली एक हड़प्पन साइट है। बनावली की खोज जो है 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। खिलौने के रूप में हल आकृति मिली है बनावली से। पक्की मिट्टी का बना हुआ एक हल या फिर टेराकोटा का हल मिला है। जी रहा, ये जो आकृति है, ये जो हल है टेराकोटा का, ये बनावली से मिला है। जौ के अवशेष मिले हैं बनावली से, ठीक है। तिल एवं सरसों के ढेर भी मिले हैं बनावली से। तांबे के बाणाग्र, तांबे के तीर कमान मिले हैं कहाँ से? बनावली से। सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं बनावली से। सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। और वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। वॉश बेसिन के एविडेंस मिले हैं कहाँ से? बनावली से। बनावली को कहें तो रहीसों की बस्ती, रहीसों की बस्ती कहें या अमीरों की बस्ती कहें, अमीरों की बस्ती माना जाता है बनावली को। अमीरों की बस्ती या रईसों की बस्ती माना जाता है बनावली को, ठीक है। सुरकोटड़ा की अगर मैं बात करूं, तो सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में है। और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने करी थी सुरकोटड़ा की। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, ये मेन है, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरकोटड़ा से। कलश शवाधान मिले हैं सुरकोटड़ा से। ये याद रखने वाली बातें हैं। कलश शवाधान कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटड़ा से मिला है कलश शवाधान। तराजू का पल्ला जो है, तराजू का पलड़ा मिला है कहाँ से? सुरकोटड़ा से। तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से तराजू का पलड़ा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एविडेंस, तराजू का पलड़ा और कलश शवाधान, घोड़े की हड्डियाँ, ठीक है। और यह भी दुर्ग नगर, दुर्ग और नगर यहाँ भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अच्छा, उसमें याद रखने वाली बातें हैं कि दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से और कहाँ घिरे थे, तो वो था लोथल। एक तो लोथल में दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, मतलब एक ही जो है दीवार से घिरे हुए थे। और सुरकोटड़ा में भी एक ही दीवार से घिरे हुए थे दुर्ग और नगर, ठीक है। दुर्ग और नगर सुरकोटड़ा में भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, और लोथल में भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो गुजरात के अहमदाबाद में रंगपुर की, अहमदाबाद जिले में रंगपुर की खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने की। इसके बाद घुर्रे ने यहाँ पर 39 में खुदाई करवाई। घुर्रे और एस आर राव ने, घुर्रे ने और एस आर राव ने यहाँ पर खुदाई करवाई,
ठीक है, कहाँ पर, रंगपुर में। और घुर्रे घुर्रे ने तो 1939 में खुदाई करवाई, एस आर राव ने 1953 में रंगपुर में खुदाई करवाई। रंगपुर से ना तो कोई मुद्रा मिलती है, ठीक है, कोई भी मुद्रा रंगपुर से नहीं मिली है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ना ही कोई माता देवी की मूर्ति मिली है रंगपुर से। कोई माता देवी की मूर्ति नहीं मिलती, कोई भी मुद्रा नहीं मिलती। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, कहाँ से, रंगपुर से। तांबे की कुल्हाड़ी कांसे की कुल्हाड़ी एक मिली थी, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, रंगपुर से। धान की भूसी मिलती है रंगपुर से। ठीक है, रंगपुर और प्रभास पत्तन, ये दो जगह दोनों गुजरात में हैं। दोनों सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहे गए, मतलब सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा था उसके पतन के बाद भी वहाँ पर जो है कुछ सभ्यताएं, कुछ कल्चर जो है वो चलता रहा। ठीक है, इसलिए औरस पुत्र कहा जाता है। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं रंगपुर से। रंगपुर से मेन चीज़ याद रखने वाली क्या क्या है कि एक तो यहाँ से कोई भी मुद्रा या माता देवी की मूर्ति नहीं मिली, और प्लस में यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं रंगपुर से। रंगपुर से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। रोजदी की अगर मैं बात करूं तो रोजदी गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हाथी के अवशेष मिलते हैं। रोजदी एक हड़प्पन साइट है जहाँ से हाथी के अवशेष मिलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। गुजरात में भादर नदी के किनारे ये स्थित है। मालवण की अगर मैं बात करूं तो मालवण गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, मालवण। मालवण का पता जो है आलचिन ने और जेपी जोशी ने लगाया था। मालवण का पता आलचिन जेपी जोशी ने लगाया, गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे पर है। और मालवण जो है लाल और चमकीले लाल मृदभांड यहाँ से मिले हैं, इसके लिए फेमस है। लाल और चमकीले लाल मृदभांड मिले हैं कहाँ से, मालवण से, जो गुजरात में है। इसके बाद राखी गढ़ी की अगर मैं बात करूं तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इसकी खोज सूरजभान ने करी 1963 में। राखी गढ़ी की खोज 1963 में सूरजभान ने करी। यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चों के पिट्ठू खेल के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, राखी गढ़ी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था कौन सा, राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था राखी गढ़ी। और मीठाथल की इसके बाद बात करें तो मीठाथल में हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है मीठाथल। ठीक है, यह भी सूरज भान ने यहाँ खुदाई करवाई थी। मीठाथल में सूरज भान ने खुदाई करवाई। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है कहाँ से, मीठाथल से। और मीठाथल के अलावा तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ कहाँ से मिली है, तो एक तांबे की कुल्हाड़ी रंगपुर से मिलती है, मीठाथल से मिलती है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी। कुनाल की अगर बात करें तो कुनाल हरियाणा में साइट है, हिसार जिले में, सरस्वती नदी के किनारे पर है कुनाल। कुनाल की खोज जो है 1974 में जगपति जोशी ने करी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने कुनाल की खोज की। कुनाल से दो चांदी के मुकुट मिले हैं। दो चांदी के मुकुट मिले हैं कहाँ से, कुनाल से। और कुनाल से गर्तावास के साक्ष्य भी मिलते हैं। गर्तावास तो आपको पता ही होगा कि एक ऐसे करके गोला और उसके अंदर गड्ढा खोद करके उसमें घर टाइप का बना देते थे, ऊपर उस पर छप्पर टाइप का डाल के। और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं कुनाल से। कुनाल से गर्तावास के साक्ष्य और चांदी के दो मुकुट मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में था। जगपति जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कुनाल की खोज करी। इसके बाद बालू एक हड़प्पन साइट है जो कि हरियाणा में पड़ती है। यहाँ से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले हैं। बालू हरियाणा से सबसे ज़्यादा फसलों के साक्ष्य मिले हैं। फसल जो साक्ष्य हैं सबसे ज़्यादा बालू से मिले हैं। यहाँ से लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है बालू हरियाणा से। और बालू हरियाणा से सर्वाधिक फसली साक्ष्य, सबसे ज़्यादा फसलों के साक्ष्य, अनाजों के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके बालू हरियाणा से मिले हैं। ठीक है, बालू हरियाणा से। इसके बाद धौलावीरा पर आते हैं तो धौलावीरा की जो ये गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा स्थित है। 1967 में जगपति जोशी ने धौलावीरा की खोज करी। बाद में यहाँ पर खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, ये गलत हो गया है, रविंद्र सिंह बिष्ट है ये। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 90-91 में यहाँ पर खुदाई करी। इसकी खोज 67-68 में हो चुकी थी। 90-91, 1990-91 में
और यहाँ पर खुदाई करवाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा जो है ये दो नदियों के बीच में था। मानसर और मानहर दो नदियों के बीच में धौलावीरा बसा हुआ था। धौलावीरा सफ़ेद कुआं, धौलावीरा को ये नाम है, सफ़ेद कुआं या फिर वीरा कुआं कहलाता है, वीरा कुआं भी कहा जाता है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण मिली है। ठीक है, पहली खगोलीय पर्यवेक्षण मिली है कहाँ से? खगोलीय पर्यवेक्षण कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिली है। खगोलीय, ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल, उसको बोलते हैं एक तरीके से लैब बोलें तो एस्ट्रोनॉमिकल लैब। ठीक है, वो कहाँ से मिली है? धौलावीरा से। सुनामी के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। सुनामी का धौलावीरा से। ठीक है, और यहाँ से 16 तालाब भी मिले हैं धौलावीरा से। 16 तालाब भी मिले हैं। ये मैन मेड तालाब हैं। ठीक है, इसके बाद धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र नगर था। हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर जो हैं ये 2 भागों में थे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जबकि धौलावीरा एकमात्र नगर है जो कि 3 भागों में था। इसका एक और भाग था, ये 3 भागों में डिवाइडेड था। ठीक है, यहाँ से खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। साइन बोर्ड सूचना पट्ट के साक्ष्य भी मिलते हैं धौलावीरा से। धौलावीरा से बांध निर्माण के साक्ष्य, कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। बांध निर्माण या फिर कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं धौलावीरा से। उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है जो धौलावीरा से मिलता है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, कहाँ से? धौलावीरा से। गिरगिट की प्रतिमा मिली है धौलावीरा से। नेवले की पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति मिली है नेवले की, धौलावीरा से। गिरगिट की प्रतिमा मिली है धौलावीरा से। पॉलिशदार पाषाण जो है सफ़ेद स्तंभ धौलावीरा से मिले हैं। जो साइन बोर्ड है ना ये भी सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, जो साइन बोर्ड है ये भी सफ़ेद पत्थरों से बना है। और पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण स्तंभ भी कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, चिनाई में तक्षित पत्थर का प्रयोग हुआ है। चिनाई में तक्षित पत्थर का प्रयोग हुआ है, मतलब सीधे सीधे जैसे पत्थर तोड़े, कोई उसका आकार नहीं है, नाप तोल, मतलब तोड़े और उसको चिन चिन दिया, जैसे आजकल राजस्थान में जो मिलते हैं। ठीक है, चिनाई में जो तक्षित पत्थरों का प्रयोग हुआ है धौलावीरा में। गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पाषाण मूर्ति, पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण, और जो है बांध के, कृत्रिम जलाशय के, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, स्टेडियम के, सूचना पत्र के, और 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र नगर था। समुद्री तूफान, सुनामी, और जो है एस्ट्रोनॉमिकल लैब, पर्यवेक्षण, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। ठीक है, ये सारे जो प्रमाण हैं ये कहाँ से हैं? धौलावीरा के हैं, याद रखने हैं ये सब। रोपण की अगर मैं बात करूं तो रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर था। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल ने रोपण की खोज करी। ठीक है, और 1953 और 1956, 53 से लेकर के 1956 तक यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ खुदाई करवाई। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने करी। 1953 से 56 तक यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ खुदाई करवाई रोपण में। रोपण पहली साइट थी जो स्वतंत्र जो है आज़ाद होने के बाद खोजी गई, स्वतंत्र भारत में खोजी गई पहली साइट थी रोपण। रोपण से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं, कुत्ते के शवाधान के। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये न्योलिथिक टाइम पीरियड में बुर्ज होम से जो साक्ष्य मिले थे कुत्ते या फिर लोमड़ी को दफनाने के मालिक के साथ, हड़प्पन टाइम पीरियड में रोपण से सेम साक्ष्य मिलते हैं कि कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। कहाँ पर? रोपण से मिलते हैं हड़प्पन टाइम पीरियड में। इसके बाद संघोल, पंजाब के लुधियाना जिले में संघोल की खुदाई SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई। संघोल से वृत्ताकार गर्त मिले हैं, वृत्ताकार गर्त मिले हैं कहाँ से? संघोल से। ये गर्तावास रहे होंगे वृत्ताकार जो गर्त मिले हैं। संघोल एक जो है हड़प्पन साइट है जो कि पंजाब के लुधियाना जिले में है। ठीक है, खुदाई इसकी SS तलवार रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। बाड़ा की अगर मैं बात करूं, बाड़ा पंजाब में ही है, रोपड़ के पास। बाड़ा से पतनोन्मुख हड़प्पा मृदमान मिलते हैं, मतलब जब हड़प्पा लास्ट टाइम पीरियड की थी, उसका पतन होने वाला था,
उस टाइम के जो मृदभांड हैं वो कहाँ से मिले हैं, बाड़ा से मिले हैं। पतनोन्मुख हड़प्पा मृदभांड मिले हैं बाड़ा से। मांडा की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। मांडा का एक फेमस, एक सिर्फ याद रखने वाली बात यही है कि ये जम्मू में चिनाबी नदी के किनारे। और मांडा जो है ये सबसे भारत में स्थित सबसे उत्तरी स्थल है। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करी जाए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करी जाए, तो वो शोरतुगई कहलाएगा। शोरतुगई वो जो अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और आलमगीरपुर की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर है आलमगीरपुर। और ये इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में करवाई थी। ठीक है, आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा ने खोज करवाई। और आलमगीरपुर जो है ये सबसे सबसे पूर्वी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ठीक है। इसके बाद आते हैं भीराना पर। भीराना हरियाणा में है। और यहाँ से जो लाल मृदभांड मिले हैं उन पर एक स्त्री का चित्र बना हुआ है। यहाँ के जो लाल मृदभांड है वहाँ पर एक स्त्री का चित्र बना हुआ है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो की नर्तकी से की जाती है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी से की जाती है। वीराना से जो मृदभांडों पर स्त्री के चित्र हैं उसकी तुलना कहाँ से किससे की जाती है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी से की जाती है। मांडी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मांडी उत्तर प्रदेश जो है ये मांडी जो है ये हड़प्पन साइट है जो उत्तर प्रदेश में थी। और इसको हड़प्पा सभ्यता की टकसाल कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की टकसाल थी मांडी। हड़प्पा सभ्यता की टकसाल थी मांडी। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस स्थल की जो है गेहूं की खेती किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हुलास से हुलास से गेहूं की खेती किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। सनौली की अगर मैं बात करूं तो सनौली बागपत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से विस्तारित शवाधान या एक्सटेंडेड ब्यूरल विस्तारित समाधान के साक्ष्य मिले हैं सनौली से। ठीक है। इससे विश्व का सबसे बड़ा कब्रगाह भी माना जाता है। सनौली को विश्व का सबसे बड़ा कब्रगाह भी माना जाता है। यहाँ से एक्सटेंडेड ब्यूरल के साक्ष्य मिले हैं। बागपत उत्तर प्रदेश में है। सनौली हड़प्पन साइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हुलास भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में साइट है जहाँ से गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अल्लाह की अगर मैं बात करूं तो अल्लाह पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं मिलती, कोई भी दीवार नहीं मिलती है। एक चन्हू दड़ों से कोई दीवार नहीं मिलती थी। ठीक है, याद रखना है। अल्लाह से कोई दीवार नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता का एक गांव था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक गांव था अल्लाह यहाँ से कोई भी दीवार नहीं मिली है। ठीक है, कोई भी मतलब दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है अल्लाह से। बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है। यह भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। बालाकोट, इसको सिर्फ ये हड़प्पन साइट है। यहाँ का कोई फेमस मुझे एविडेंस तो मिला नहीं जिसको मैं लिखता यहाँ पे। सिर्फ हड़प्पन साइट है बालाकोट। ठीक है। शोरतुगुई की अगर मैं बात करूँ तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल शोरतुगुई। यह लिख देता हूँ। सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। भारत में अगर बात करी जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, मांडी, सॉरी, मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करी जाए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था शोरतुगई जो अफगानिस्तान में पड़ता था। और शोरतुगई से नहरों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब इसके जो अपन टाउन प्लानिंग पे आते हैं, नगर नियोजन कैसे था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। सिर्फ कालीबंगा से पक्की ईंटों की सड़क मिलती है। ठीक है। अ, कालीबंगा से
पक्की ईंटों की सड़क मिलती है। ठीक है, पक्की ईंटों की सड़क मिली है कालीबंगा से। बाकी हड़प्पन जितने भी साइट्स हैं उन सब से कच्ची ईंटों की सड़क मिली है। सड़क जो है वो ग्रिड पैटर्न पर, या कहें तो 90 डिग्री के एंगल पर कटी होती थी। जैसे ये सड़क, ये सड़क, इसमें से भी ये कटी हुई है, ये कटी हुई है इस तरीके से, ये आगे चल के इस तरीके से, इस तरीके से एक ग्रिड पैटर्न सा बनता था सड़कों का। इस तरीके की साइड्स होती थी। ठीक है, तो एक ग्रिड पैटर्न और 90 डिग्री के एंगल पर ये सड़कें काटती थी एक दूसरे को। ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी ये सड़कें। ठीक है। और इसके बाद नगर विन्यास की बात करें तो नगर जो है वो मैंने बता ही दिया आपको, दो भागों में बटा होता था। एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला, जो कि एक ही जो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। और एक ही रक्षा प्राचीर की अगर बात करी जाए तो सुरकोटड़ा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है, और लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। ठीक है। और इसके बाद नालियों की अगर बात करें तो प्रत्येक मकान की नाली होती थी। जैसे ये एक मकान है, मान लीजिए हड़प्पन साइड का, यहाँ समझ लेते हैं, ये एक मकान है हड़प्पन साइड का, इसकी नाली है, ये निकल के आई, ये इसकी मेन सड़क है। ये नाली मेन नाली में जुड़ जाती है, फिर उसके बाद वो नाली नीचे तक निकाल देती है। मतलब प्रत्येक घर में पक्की नालियाँ होती थी, जो नाली निकल करके सीधे जो मेन सड़क होती थी उसमें मेन नाली होती थी, एक मुख्य नाली होती थी, उसमें मिल जाती थी। और वो फिर उस पानी को ले जा करके शहर से बाहर गिरा देती थी। तो नालियाँ इस तरीके से थी, सारी नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और ढकी हुई नालियाँ थी जो आजकल जो रख लेते हैं घर के बाहर नालियाँ, उसके ऊपर पत्थर रख लिए। तो ढकी हुई नालियाँ थी हड़प्पा सभ्यता में सारी, और पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है। बाकी बात करें तो लकड़ी की नाली मिली है कहाँ से? कहाँ से मिली है लकड़ी की नाली? कालीबंगा से। लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है। लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगा से, बाकी सारी नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई नालियाँ थी। ठीक है। भवनों की बात करी जाए तो छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे जिनमें 4-5 कमरे होते थे रहने के लिए। कुछ बड़े घर भी मिले हैं जहाँ पर दो मंजिला, कुछ दो मंजिला घर भी होते थे। ठीक है। प्रत्येक घर में रसोई होती थी, स्नानागार होता था प्रत्येक घर में। स्नानागार, स्नानागार बोले तो एक तरीके से बाथरूम नहाने के लिए, और रसोई होती थी हर एक घर में। ठीक है। घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे गली में खुलते थे। इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। लोथल में एक घर है जिसका जो दरवाजा है वो अ, जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलता है, गली की तरफ नहीं खुलता। मतलब एक बात करें तो जैसे ये मुख्य सड़क है, ठीक है, इससे जो जुड़ी हुई ये गलियां हैं, ये गलियां हैं, ये गलियां हैं, जैसे ये घर है, इसका अगर गेट होगा वो गेट इस साइड में होगा, जो इसकी अंदर की साइड गली है, जो मेन सड़क है उधर नहीं है। तो लोथल में जो एक घर मिला है उसका एक जो गेट है वो इस साइड में मिला है। ठीक है, ये इसका अपवाद है। बाकी सबके जो गेट थे वो अंदर की तरफ गली की तरफ होते थे, जिससे घरों में ज़्यादा धूल मिट्टी ना जाए। आवाजाही जो इनसे होती थी गलियों में, तो वही जाएगा जो जिसका घर होगा, ठीक है, जिसको काम पड़ेगा, तो वो हो गया। और कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे। सार्वजनिक भवन जैसे कि स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, ये सार्वजनिक भवन थे जिसमें जो है सारी जनता का काम पड़ता था, काम होता था। बाकी ईंटों की अगर बात करें तो भवन नालियां पक्की ईंटों के बने थे, ये देख लिया। इसका अनुपात जो है 4:2:1 के अनुपात में था। ठीक है, 4:2:1 का अनुपात मतलब चार चौड़ा, वो चार लंबा, दो लंबा, दो चौड़ा, चार लंबा, दो चौड़ा, और एक मोटा। 4:2:1 के अनुपात में थी ईंट। मतलब इंच की बात हो रही है, इंच की बात है। इंच विंच तो यार समझ में शायद मुझे नहीं पता, इंच है, इंच ही है शायद। 4:2 इंच के अनुपात में, 4:2:1 के अनुपात में जो ईंट था उसका अनुपात था।
और इस सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। सब सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली है। और भवन की नालियां पक्की ईंटों की थी, ये देख लिया। ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, कोई राजनीतिक व्यवस्था थी या नहीं थी। लेकिन नगरों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ का जो शासन था वो पुरोहित वर्ग का प्रभाव उस पर सबसे ज़्यादा था। पुरोहित जो कहता होगा उसका ज़्यादा चलता होगा, वैसे कोई राजनीतिक व्यवस्था वैसी मिलती नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सामाजिक जीवन पे देखते हैं। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में चार वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चार वर्ग थे समाज में। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरीके के भोजन करते थे। लोग जो है सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। ठीक है, दोनों तरीके के वस्त्र पहनते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है। सामाजिक जीवन ऐसा था। मनोरंजन की बात करी जाए तो पासे का खेल यानी शतरंज खेला जाता था। एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाने भी करते थे। पशुओं की लड़ाइयाँ भी करती थी एंटरटेनमेंट के लिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे मिले हैं जो कि एंटरटेनमेंट करते समय यूज किए जाते होंगे, जो मुखौटे हैं। ठीक है। शवाधान की बात करी जाए तो शवों का अंतिम संस्कार तीन तरह से होता था। शवों का जो अंतिम संस्कार है वो तीन तरीके से होता था। कैसे कैसे? कि नंबर एक, पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान। नंबर दो, आंशिक शवाधान। और तीसरे नंबर पर होता था दाह संस्कार, जो आजकल हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। दाह संस्कार, जलाना। तो हड़प्पा में पूर्ण समाधान जो है वो हड़प्पा में प्रचलित था। हड़प्पा में। ठीक है। आंशिक समाधान और दाह संस्कार। दाह संस्कार कहाँ पर था? दाह संस्कार मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो में। ठीक है। ये क्या क्या थे? जैसे पूर्ण समाधान, अ, शरीर को पूरा जमीन में दफना देना पूर्ण समाधान होता है। आंशिक समाधान क्या था? कि पहले शरीर को, जो शव था उसको जो है पक्षी पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो हड्डियां वगैरह कुछ बचती थी उनको इकट्ठा करके और उनको दफना देना, ये आंशिक समाधान में आता था। और दाह संस्कार मतलब शरीर को अग्नि दे दी जाती थी, उसको आग लगा दी जाती थी, तो वो दाह संस्कार में आता था। क्योंकि मोहनजोदड़ो से क्योंकि कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, इस वजह से अंदाजा लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में दाह संस्कार की जो परंपरा है वो रही होगी, जिससे वहां पर कोई भी हड्डी वगैरह के कोई भी अवशेष दफन दफन हुए नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरह के शवाधान थे हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद अगर बात करें तो धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। लिंग योनि, प्रकृति में बात करें तो वृक्षों की पूजा करते थे। सूर्य पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, नाग पूजा होती थी। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे। बाकी मातृ देवी की और पुरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे। वृक्षों में पीपल को जो है पवित्र वृक्ष माना गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर तीन मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में मिलता है। ये मोहर है मोहनजोदड़ो से जो मिली है, पशुपति की मोहर कही जाती है ये। तो इस पर तीन मुख वाला ये पुरुष है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इस पर जो है पांच तरीके के पशु बने हुए हैं। पांच तरीके के पशु बने हुए हैं इस पे। और छह जो है छह पशुओं के चिन्ह हैं। मतलब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि पांच प्रकार के पशु हैं, जो छह पशु हैं जो पांच प्रकार के हैं। जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, मतलब बाईं ओर गैंडा, हाथी, वो सॉरी गैंडा और भैंसा। और दाईं ओर है हाथी और चीता। और नीचे सामने की तरफ दो हिरन बने हुए हैं। ठीक है। तो ये पशुपति की मोहर है। अगर क्वेश्चन आए कि पशुपति की मोहर पर कितने पशुओं के चिन्ह हैं, तो छह हैं।
पशुपति की मोहर पर कितने प्रकार के पशु हैं? तो 5 प्रकार के पशु हैं। 5 प्रकार के 6 पशु हैं पशुपति की मोहर पर, ठीक है? ये याद रखने वाली बात है। और इस पशुपति की मोहर को जो है मार्शल ने आद्य शिव, प्रोटो शिव नाम दिया है, प्रोटो शिव कहा है। जॉन मार्शल ने इस पशुपति शिव को आद्य शिव कहा है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी, इसलिए यहाँ मातृ सत्तात्मक समाज की कल्पना करी गई है, ठीक है? मार्शल ने इस मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा की जाती थी, ठीक है? और मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है वो हड़प्पा से ही मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता से ही होती है मूर्ति पूजा की शुरुआत, जहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है? और हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता से जो स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं और जो चक्र मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वहां पर सूर्य की पूजा की जाती थी। पीपल को सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में, और बतख को सबसे पवित्र पक्षी माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, ठीक है? मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, सिर्फ मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन बनावली से एक घर मिला है, एक भवन मिला है जिसको मंदिर होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है? बनावली से एक घर मिला है जिसको मंदिर होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है? वैसे बनावली से वाश बेसिन के साक्ष्य, ठीक है, जौ के साक्ष्य और सरसों तिल के साक्ष्य, ये बनावली से मिले हैं। और एक बनावली से टेराकोटा का हल भी मिला है, ठीक है? वो सारे जो जो चीज़ मिली है वो मैंने आपको सब दे दिया है ऊपर स्लाइड्स में, उन सबको आपको याद कर लेना है और बार बार जो है रिपीटेडली इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना है। इससे बाहर मुझे लगता नहीं कि शायद कुछ आए, ठीक है? आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, व्यापार प्रधान थी, व्यापार पर जोर दिया जाता था, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो आजीविका का, और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि ही थी, ठीक है? मुख्य आधार जो कृषि ही थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी लेकिन मुख्य आधार जो था अर्थव्यवस्था का वो कृषि था। ये लोग जो है बाढ़ का पानी उतरने के बाद में नवंबर में फसल बोते थे, ठीक है? गेहूं या जौ जैसे फसलों को नवंबर में बोया जाता था जब बाढ़ का पानी उतरता था, और इनको अप्रैल माह में काट लिया जाता था, ठीक है? इस तरीके से इनकी जो है खेती का सिस्टम चलता था। बात करें तो फसलों की, तो हड़प्पा सभ्यता से अभी तक 9 तरह की फसलों की पहचान की जा चुकी है। इसमें गेहूं, चावल, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास, इन सब की खेती हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी, ठीक है? जैसे चावल की अगर बात करें तो चावल की खेती लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से और कालीबंगा से किए जाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और कालीबंगा से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही बाजरे की अगर मैं बात करूं तो बाजरे के लोथल, हड़प्पा, सुरकोतड़ा और सोरतगोई से, सोरतगोई जो है जो अफगानिस्तान में है, तो लोथल, हड़प्पा, सुरकोटड़ा और सुरतुगोई से बाजरे के प्रमाण मिलते हैं, बाजरे की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, कालीबंगा हो गया। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न जो है वो गेहूं और जौ था, जो रोटी वगैरह बनती होंगी खाने के लिए, गेहूं और जौ की थी। लोथल से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? बनावली से जौ, तिल एवं सरसों के जो एविडेंस मिलते हैं। बनावली से जौ, तिल एवं सरसों के एविडेंस, लोथल से चावल, बाजरे के एविडेंस, और हड़प्पा से गेहूं, चावल के, जौ के और एक और बाजरे के एविडेंस मिले हैं, ठीक है? हड़प्पा से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा सब कुछ मिला हुआ है। बाकी लोथल से चावल और बाजरा मिला है, बनावली से जौ, तिल और सरसों मिली हैं। ये एविडेंस जो है जगहों से मिले हैं। इन्हें जो है खजूर का भी ज्ञान था, ये मैंने बता दिया, खजूर की भी खेती की जाती थी। सबसे पहले कपास उगाने का जो श्रेय है, उगने उगाने का श्रेय जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है, कपास की भी खेती की जाती थी, ठीक है? इसके साथ ही साथ गुजरात के नागवाड़ा एक साइट है, नागवाड़ा से
जो है प्री हड़प्पन टाइम के किसान रहने के प्रमाण मिलते हैं। नागवाड़ा में प्री हड़प्पन प्राक हड़प्पन समय के किसान रहा करते थे नागवाड़ा में। पशुपालन की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पन जो है कल्चर में गुजरात का नेसदी क्षेत्र है, गुजरात का नेसदी साइट है गुजरात की, जहां पर पशुपालकों का केंद्र था। पशुपालकों का केंद्र था नेसदी, गुजरात का नेसदी पशुपालकों का केंद्र था। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय बैल गाय भेड़ बकरी सूअर आदि पालते थे। कुत्ता तो obvious सी बात है पालते ही थे। ये पशुओं में इतने पशुओं को पाला जाता था। और शिल्प और कला की अगर बात करी जाए, कला धातु, उस टाइम पे शिल्प कला और धातु कला की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। टिन प्लस तांबा मिला करके जो है कांसा बनाया जाता था। ठीक है, तिल प्लस तांबा मिला करके कांसा बनाया जाता था। और कांसे का जो अनुपात है अगर उसकी मैं बात करूं तो कांसे का अनुपात 9:1 का होता था। मतलब अगर 10 ग्राम अगर कांसा बनाना है तो उसमें 1 ग्राम टिन होता था प्लस 9 ग्राम तांबा होता था, तब जा करके 10 ग्राम कांसा बनता था। तो 9:1 के अनुपात में जो है कांसा बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। और सभ्यता के मृदभांड जो है वो लाल एवं काले रंग के थे। लाल एवं काले रंग के होते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो विशिष्ट मृदभांड था, जो वो कौन सा था, वो था OCP, ओर्च्ड कलर्ड पॉटरी, गैरिक रंग मृदभांड। गैरिक रंग मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट मृदभांड था, वो था गैरिक रंग मृदभांड। लेकिन सभ्यता में जो है लाल एवं काले रंग के मृदभांड जो है प्रचलित थे, सर्वाधिक प्रचलित थे। जैसे गुलाबी रंग के मृदभांड जो थे वो प्रचलित थे। ये लोग जो है तलवार एवं लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में तलवार या लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। लोहा जो है बाद में आता है। ठीक है, अभी तक तांबे और कांसे तक काम चल रहा था। सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, सूती वस्त्र के जो अवशेष हैं कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, याद रखने हैं। अब उद्योग में बात करें तो सीप और मोती का जो उद्योग था वो लोथल और बालाकोट में था। सीप बनाने का और मोती बनाने का उद्योग लोथल बालाकोट में थे। मनके बनाने के कारखाने लोथल बनावली भगासरा और चनूदड़ो से, लोथल बनावली भगासरा चनूदड़ो इन 4 जगहों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बाकी शीप और मोती बनाने के तो लोथल और बालाकोट से मिले हैं। शंख बनाने के जो हैं वो बालाकोट और नागेश्वर से मिले हैं। शंख बनाने के बालाकोट नागेश्वर से, बाकी बालाकोट से सीप मोती और शंख तीनों बनाने के जो हैं एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यापार की, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार क्या था। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार सिर्फ वस्तु विनिमय द्वारा होता था। उस टाइम पे कोई कॉइन वॉइन तो होते नहीं थे। ठीक है, वस्तु विनिमय द्वारा होता था कि मतलब मैंने ये चीज उगाई है, मेरे पास ये है, तू ये ले, और तेरे पास जो चीज है उसको मुझे दे। इस तरीके से व्यापार होता था। ठीक है, सुमेरियन लेख हैं जो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उन लेखों में मेलुहा शब्द आता है, जिसका समीकरण जो है मतलब जिसकी साम्यता, जिसका जो एक तरीके से कहें तो समीकरण समझो तो इसकी साम्यता। ठीक है, वो किससे करी जाती है, वो सिंधु प्रदेश से की जाती है। मेलुहा जो शब्द आया है सुमेरियन लेखों में उसकी साम्यता किससे की जाती है, सिंधु प्रदेश से की जाती है। मतलब उसमें लिखा है कि मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है सुमेरियन लेखों में। सुमेरियन लेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के लिए 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है, नाम मिलता है। मतलब सपोज करिए यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, अब कोई जहाज यहाँ से आएगा आएगा ऐसे चलते हुए आएगा, तो 2 मध्यवर्ती केंद्र जिन पर वो रुकता हुआ आएगा
वो उनके नाम के उल्लेख हैं सुमेरियन लेखों में। तो वो कौन-कौन से हैं? एक है उनमें दिलमुन और एक है माकन, ठीक है? दिलमुन बहरीन और माकन ओमान, ये 2 मध्यवर्ती केंद्र थे जो कि सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो है रहे होंगे उस टाइम पे, जिनका उल्लेख मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिलती हैं। मेसोपोटामिया के सूसा, उर, निप्पुर, तेल अस्मार, किश और उम्मा, इन जगहों से सिंधु सभ्यता की मोहरें मिलती हैं, ठीक है? सुतका गेंडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल, सुरकोटड़ा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे उनमें सुतका गेंडोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल और सुरकोटड़ा प्रमुख बंदरगाह थे। ये जो पांचों हैं ये प्रमुख बंदरगाह थे। सुरकोटड़ा, लोथल, अलादीनो और बालाकोट और सुतका गेंडोर बंदरगाह थे ये सिंधु सभ्यता के टाइम के। माप तौल की अगर मैं बात करूं तो छोटे माप जो हैं वो बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे। जो छोटे जो माप तौल होती थी, बड़ी माप तौल जो है वो दशमलव पद्धति पर बेस्ड थी और 16 के अनुपात में होती थी। 16, 64, 16, 32, 64, 160 हो, ये दशमलव पद्धति पर थी, ठीक है? और डेसिमल पर बड़ी माप जो है वो डेसिमल पर थी और छोटी माप जो है वो बाइनरी पर थी। माप तौल की अगर बात करें तो 16 के अनुपात में हुआ करती थी। बाकी लिपि की अगर मैं बात करूं, लिपि लिपि की अगर मैं बात करूं तो लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रा भाव चित्रात्मक बोले तो इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक, ठीक है? पिक्टोग्राफिक इसकी लिपि थी। बाकी जो लिपि थी उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हुए हैं ना वो मछली के चित्र सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चित्र किसके हैं? मछली के चित्र सबसे ज़्यादा हैं। कुछ इस तरीके की एक आकृति है जिसके चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं हड़प्पा सभ्यता में। सबसे ज़्यादा चित्र मछली के। सबसे ज़्यादा चित्र मछली के बने हैं, ठीक है? भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। मोहरों की अगर बात करी जाए तो मोहरें सेल खड़ी की बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सेल खड़ी की बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा मोहरें जो हैं मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सबसे ज़्यादा लेख युक्त लिखी हुई मोहरें जो हैं वो हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक है? ये मैं बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से, सबसे ज़्यादा लिखी हुई मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं। सैंधव मोहरें जो है 4 तरीके की होती थी। वर्गाकार मोहर थी, ठीक है? वर्गाकार, आयताकार मोहर थी। अब देखिए इस तरीके से, जैसे वर्गाकार एक तरीके से स्क्वायर शेप में, आयताकार थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, बाकी राउंडेड शेप में, एक जो है वो बेलनाकार शेप में, ऐसे करके बेलनाकार मोहर भी मिली है। तो इन चारों शेप की मोहरें मिलती हैं मोहनजोदड़ो से, उससे हड़प्पा सभ्यता में। बाकी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन हुआ है वो पीपल वृक्ष का हुआ है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष का और यूनिकॉर्न जो पशु था, एक श्रृंगी बैल, मतलब एक सींग वाला बैल, कुबड़ था, बिना कुबड़ का जो बैल था, जिसके कुबड़ नहीं होता। कुबड़ क्या होता है? जो बैल के जो आगे की जो खाल लटकती है ना, उसको कुबड़ बोलते हैं। तो बिना कुबड़ वाला जो बैल था, इसके तो थी नहीं एक श्रृंगी वाले के, तो एक श्रृंगी वाले बैल का सबसे ज्यादा जो है अंकन हुआ है मोहरों पर, और एक पीपल वृक्ष का सबसे ज्यादा अंकन हुआ है मोहरों पर। बाकी मोहनजोदड़ो की एक मोहर के चित्र की तुलना जो है सुमेरियन पौराणिक जो है पात्र, पौराणिक पात्र मोहनजोदड़ो से एक चित्र मिला है। तो मोहर पर एक चित्र मिला है मोहनजोदड़ो से जिसकी तुलना जो है मेसोपोटामिया। देखिए सुमेरियन और मेसोपोटामिया एक ही बात है, ठीक है? सुमेरियन कह लो या मेसोपोटामियन कह लो, दोनों एक ही सभ्यताएं हैं। तो सुमेरियन पौराणिक पात्र से की जाती है गिल गमेश। सुमेरियन जो पौराणिक पात्र था गिल गमेश, इससे तुलना की जाती है जो मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर जो चित्र मिला है, उस चित्र की तुलना जो है सुमेरियन पौराणिक पात्र, पत्र नहीं है ये, पात्र है,
पात्र मतलब बोले तो एक व्यक्ति, व्यक्तित्व। सुमेरियन पौराणिक पात्र गिलगमेश से की जाती है। अब इसके बाद बात करें तो टेराकोटा क्या है? ये टेराकोटा की मूर्तियां चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी। पिंच एंड प्रेशर मेथड से बनाई जाती थी। मतलब जैसे मिट्टी के बनाए जाते हैं ना, जैसे कोई गीली मिट्टी ले लो और उसको ऐसे करके प्रेशर करके, ऐसे प्रेशर करके, ऐसे प्रेशर करके, उसके ऐसे करके, जो प्रेशर पिंच एंड प्रेशर प्रेशर जो मेथड था उससे बनाई जाती थी टेराकोटा की मूर्तियाँ हड़प्पा सभ्यता में। और मूर्तियाँ आपको इसकी देखेंगे तो वो इसी टाइप की मिलेंगी। इसके बाद अगर बात करें तो लेटर हड़प्पा की, लेटर हड़प्पा जो परवर्ती हड़प्पा का टाइम पीरियड था उसकी अगर बात करें तो रंगपुर और प्रवास पत्तन, जो भी मैंने बताया था कि सभ्यता के औरस पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो औरस पुत्र इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने डेवलपमेंट स्टेज में थी, उस टाइम पे भी थे। और उसके बाद जो परवर्ती हड़प्पा टाइम पीरियड आया, उस टाइम पे रंगपुर और प्रवास पत्तन जो है ये देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको औरस पुत्र कहा जाता है, रंगपुर और प्रवास पत्तन को। ये परवर्ती हड़प्पा टाइम पीरियड के दोनों जगह हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परवर्ती हड़प्पा या फिर लेटर हड़प्पा टाइम पीरियड के हैं रंगपुर प्रवास पत्तन, इसलिए इनको औरस पुत्र कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के इन दोनों जगहों से। बाकी सिंध में झूंकर जाकर संस्कृति वो लेटर हड़प्पा टाइम पीरियड की थी, जो कि चनहूतड़ों से भी मिलती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। हड़प्पा और बहावलपुर में कब्रिस्तान सिमेट्री एच संस्कृति। हड़प्पा और बहावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति, ये भी लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड की है। पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति, पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति, गांधार कब्र संस्कृति, गांधार ग्रेव कल्चर, ये भी उत्तर हड़प्पन टाइम पीरियड के हैं। उत्तर हड़प्पन टाइम पीरियड में याद रखने जैसे साइट्स हैं इसकी रंगपुर प्रवास पत्तन। बाकी झूकर जाकर संस्कृति जो चनूतड़ों में थी वो उत्तर हड़प्पन कालीन है। बाकी हड़प्पा और बहावलपुर में जो है कब्रिस्तान एच संस्कृति जो है ये लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड की है। इसके बाद पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति वो भी लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड की है। बाकी गांधार जो कब्र संस्कृति के स्थल हैं वो हैं कटेलाई। अब गांधार कब्र संस्कृति की जो जो साइट है उसमें कटेलाई से दो ऐसी कब्र मिली हैं जहां मालिक के साथ घोड़ों को दफनाया गया है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा की पॉइंट सा लगता है मुझे, इसलिए मैंने इसमें इसको मेंशन किया है कि गांधार कब्र संस्कृति के स्थल जो कि लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड का है, वहाँ से जो है कटेलाई से एक जगह है कटेलाई से दो ऐसी कब्र मिली हैं जहाँ पर मालिक के साथ में घोड़े को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े को दफनाया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आए मालिक के साथ घोड़े को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं कटेलाई से। गांधार कब्र संस्कृति के एक स्थान है कटेलाई। भगवानपुरा में जो है वो लेटर हड़प्पन उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड पे पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। वैसे लेटर हड़प्पन टाइम पीरियड में जो है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था, यूज़ होने लगा था, लेकिन भगवानपुरा से पक्की ईंटों के प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ? इतनी अच्छी इतनी डेवलप्ड जो है कल्चर था, आज भी अगर हम देखें तो आज भी इतना सिस्टमेटिक तरीके से कोई कल्चर अपने जो है लोकल एरिया में देखने को नहीं मिलता है कि 90 डिग्री के एंगल पे जो है गलियां एक दूसरे को काटें, ठीक है, घर बने हों, पक्की ईंटों की नालियां हों। आजकल गांव में देखो तो नालियां ही नहीं है, सारा कहीं कहीं तो नालियां ही नहीं है। कहीं कहीं तो घर भी कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, झोंपड़ झुग्गी जो पड़ी हुई है। तो आज से लगभग अगर कहें तो 4 या 3500 4000 साल 5000 साल पहले ये सभ्यता थी। तो उस टाइम की ये सभ्यता आखिर पतन कैसे हो गया, नष्ट क्यों हो गई? अब तक अगर ये चलती तो अब तक तो ये चांद पे पहुंच चुके होते। समझ रहे हैं? तो इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है कोटेशन दिए, अलग अलग अपने मत दिए हैं। उनके जो मेन मेन थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। ये क्या थे? जैसे व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है। व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर जो हैं, इन्होंने 46 में खुदाई करी थी हड़प्पा में। तो इन्होंने क्या है, इंद्र को जिम्मेदार माना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। सबसे पहले रामप्रसाद चंद्र ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया कि आर्यों ने आक्रमण किया, ठीक है। जब वैदिक टाइम पीरियड आया
तो आर्यों ने आक्रमण किया, तभी तो वो वैदिक टाइम पीरियड आया इसी क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में। तो आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा ने दिया, कि आर्यों ने आक्रमण किया, मध्य एशिया से आए थे, इन्होंने यहाँ आक्रमण किया, तो सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया, मतलब नाश कर दिया एकदम से, कत्लेआम कर दिया आर्यों ने। राम प्रसाद चंद्र ने ये सिद्धांत दिया है। बाद में गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर ने और पिगट ने भी यही माना है कि हाँ, आर्य आक्रमण के कारण ही जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सबसे पहले आर्य आक्रमण का सिद्धांत रामप्रसाद चंद्रा ने दिया। बाद में इन सभी ने इसको एग्री किया कि हाँ, जो है आर्य सभ्यता ने ही, आर्य आक्रमण ने ही हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन किया है। और इसके अलावा अगर बात करें, तो रॉबर्ट राइक्स ने भूकंप का जो है वो दिया है, थ्योरी दी है कि भूकंप के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये रॉबर्ट राइक्स ने दी है। और आर एल स्टाइन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन बताते हैं आर एल स्टाइन, कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, लोग सरवाइव नहीं कर पाए, ऐसा एक जो है कोटेशन दिया है आर एल स्टाइन ने, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, आर एल स्टाइन, भूकंप, रॉबर्ट राइक्स, ठीक है। और लैम्बरिक और माधोस्वरूप बत्स डेल्स, माधोस्वरूप बत्स डेल्स और लैम्बरिक ने सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का मार्ग बदलना इसके पतन के लिए बताया है। जैसे बताया जाता है ना कि मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी ने 7 बार नष्ट किया, मोहनजोदड़ो को, और वो 7 बार बना, बसा, ठीक है। तो माधोस्वरूप बत्स और लैम्बरिक और डेल्स, लैम्बरिक, माधोस्वरूप बत्स ने सिंधु नदी के मार्ग बदलने को हड़प्पा सभ्यता का पतन बताया है, क्योंकि जब सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला तो शहरों में बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से सारे लोग मर गए और मतलब शहर नष्ट हो गए। ऐसा बताया जाता है लैम्बरिक और माधोस्वरूप बत्स ने, कि सिंधु नदी की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एस आर राव ने, जॉन मार्शल ने और मैके ने भी जो है बाढ़ को इसका, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया है। इन्होंने बाढ़ को बताया है, यहाँ सिंधु नदी का मार्ग बदलना अलग बात है, अकेले सिंधु नदी को जो है टारगेट किया गया। लैम्बरिक और माधुसूदन बत्स डेल्स ने सिंधु नदी का मार्ग बदलना बताया, जबकि एस आर राव, जॉन जॉन मार्शल और मैके ने बाढ़ को बताया, कि बाढ़ की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बाकी के यू आर कनेडी जो हैं, इन्होंने प्राकृतिक आपदा को बताया, मलेरिया को जो है ढूंढा था, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा को जो है बताया, कि प्राकृतिक आपदा के कारण, मलेरिया के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, एक बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई, जिसकी वजह से जो है सारे लोग मर गए। ये के आर यू कनेडी ने दिया। ये सारे जो है पतन के बारे में कोटेशन थे, ये मैंने इसमें मेंशन किए हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। बाकी और मैं अगर देखूं तो गुजरात के कच्छ से कानमेर नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल है, गुजरात के कच्छ में खोजा गया है। बाकी कच्छ जिले में ही एक और स्थल खोजा गया, जो जूनी कुरन, जूनी कुरन से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अब जूनी कुरन से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, बाकी स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से भी मिले हैं, ठीक है। धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जो गुजरात के कच्छ में वो भी है। और कच्छ में ही एक जूनीकरण साइट है, जहाँ से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य जूनीकुरन से और धौलावीरा दोनों जगहों से मिले हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितना भी मैंने जो था उसका मैंने एक टेबल में बना दिया है, कि कौन सी साइट्स, कौन से स्टेट में कौन सी साइट्स हैं। जैसे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा, मोरोधारो। मोरोधारो आपको नया लग रहा होगा, ये मोरोधारो की खोज जो है ये 2024 में ही हुई है, अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा था। 2024 में मोरोधारो गुजरात में है, इसकी खोज खोज हुई है मोरोधारो की, ठीक है। ये सबसे नया है, अगर क्वेश्चन आएगा सबसे नवीनतम जो स्थल है वो मोरोधारो ही है, जो कि हाल ही में खोजा गया 2024 में। बाकी भगतराव, भागतराव और देसलपुर, रोजदी, हाथी के अवशेष, ठीक है। जूनीकुरन स्टेडियम के अवशेष, कानमेर, नागेश्वर, नागवाड़ा, गुजरात का नागवाड़ा जो है ये किसानों का केंद्र था, किसान रहा करते थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुंतासी, प्रभास पत्तन, शिकारपुर, ये सारे जो है गुजरात की साइड्स हैं। ऐसे ही हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, बालू, मित्थाथल, भिराना और भगवानपुरा, ये सारी साइट्स हैं हड़प्पन साइट्स जो हरियाणा में थी। बाकी पंजाब इंडिया में रूपनगर या रोपण कह लो, संघोल, बाड़ा और चक 86, ये जो साइट्स हैं ये पंजाब में थी।
उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, गेहूं के साक्ष्य, ठीक है, मांडी, टकसाल कही जाती थी हड़प्पा सभ्यता की, सनौली, एक्सटेंडेड ब्यूरल जो मिले यहाँ से, ठीक है। राजस्थान की कालीबंगा एकमात्र साइट है राजस्थान में, कालीबंगा, ठीक है। बाकी सिंध पाकिस्तान में बात करें तो मोहिंजोदाड़ो, चन्हू, कोट दीजी, अली मुराद, आमरी, जुदेर जोदड़ो, ये सारी साइट्स जो हैं ये सिंध पाकिस्तान में पड़ती हैं। पंजाब पाकिस्तान में बात करें तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, गुमला और डेरा इस्माइल खां और गनेरी वाल, ये सारी साइट्स जो हैं ये पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में पड़ती हैं। इसके बाद बलूचिस्तान में जो साइट्स हैं वो हैं मेहरगढ़, सुदका गेंडोर, सुदका कोह, बालाकोट, नौसारो और रहमान डेरी और डाबरकोट और दमशदात। मतलब मेहरगढ़ और नौसारो से जो जो वो मिले हैं ना, अ, जो है उसके मांग में सिंदूर वाला जो एविडेंस है वो मैंने भी बताया था, उसको आप एक बार यहाँ रिमाइंड कर लें। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान में मुंडीगाक और शुर्तगोई, ये दो साइट्स मिली हैं अफगानिस्तान में, जिसमें शुर्तगोई सबसे नॉर्थर्न साइट मानी जाती है। शुर्तगोई सभ्यता की सबसे नॉर्थर्न साइट भारत में, मांडा, जम्मू कश्मीर की मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा जो है ये हड़प्पन साइट है। इसके अलावा जो ये इसकी एक टेबल मैंने बना के दी है कि कौन सी साइट जो है और किस राज्य में है और किस नदी के किनारे पर है और 1900 जैसे कब इसकी खोज हुई है और किसने इसकी खोज करी है। ये पूरी टेबल है, इसको आपको याद करना है, जो जो मेन मेन थी वही मैंने इसमें ली हैं। इनको याद करना है कौन से कहाँ है और किसने इसकी खोज करी, कब इसकी खोज हुई थी, ठीक है। पूरी स्लाइड मैंने यहाँ बना के दी है, पूरी टेबल है, इसको आप अपने नोट्स में भी उतार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बता रहा था मोरोधारो, मोरोधारो गुजरात के कच्छ जिले में है ये भी, ठीक है। और इसकी खोज हाल ही में 2024 में करी गई है और एक स्थानीय निवासी ने यहाँ पर सोना खोजने के लिए मतलब एक वो किया था कि मुझे यहाँ सोना मिल जाएगा, तो खुदाई करना शुरू किया, उसको कुछ मिला। फिर बाद में जो है पुरातत्व विभाग को उसको बताया गया कि कुछ मिला है, तो फिर बाद में पुरातत्व विभाग ने वहाँ खुदाई करवाई थी। तो एक स्थानीय निवासी सोना खोजने गया था, उसने एक साइट खोज दी जो मोरोधारो थी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने लिए हैं। हालांकि अपने जो इनके साथ में क्लासेस के साथ में सारे एमसीक्यूज कराना तो पॉसिबल नहीं होता, दो चार एमसीक्यूज मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप खुद से अगर इसको देखना चाहें तो खुद से आप एमसीक्यूज उठा सकते हैं, पीवाईक्यूज असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या फिर किसी भी लेवल के एमसीक्यूज हों, आप उनको उठा करके मेरे नोट से उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करें। मैं इतना श्योर हूँ कि हाँ 80 से 90% तक उनके जो आंसर हैं वो मेरे इन नोट्स से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज में देखें तो हड़प्पन समाधान व्यवस्था है और उसको मिलाना है। जैसे बात करी जाए तो इसमें बात करें तो संयुक्त समाधान जो कपल वाला है ये मिला है आपका लोथल से, ठीक है। विस्तारित समाधान एक्सटेंडेड ब्यूरल हैं, ये मिले हैं आपके सनौली से, ठीक है। कलश समाधान बात करी जाए तो ये इसमें मोहनजोदड़ो से जोड़ दिया गया है, पीवाईक्यू है। लेकिन कलश समाधान का जो अवशेष है वो सिर्फ कोटड़ा से मिलता है। मोहनजोदड़ो में समाधान जो है वो दाह संस्कार का था, लेकिन कलश समाधान इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि वहां से कोई भी कब्र नहीं मिलती है, ठीक है। तो कलश समाधान इससे जुड़ गया। बाकी ताबूत समाधान जो है, जैसे ताबूत समाधान बोले तो पूरा पूरा पूर्ण समाधान के साक्ष्य थे वो हड़प्पा से थे। तो ये इसके आंसर हैं। आंसर क्या है इसका कि ए का 1 और बी का 4, ए का 1, बी का 4, सी का 2, ठीक है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था। तो बार बार आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ, ठीक है। कालीबंगा, जहाँ प्राग का हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, कालीबंगा से निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो राजस्थान में एकमात्र स्थान है कालीबंगा जहाँ पर प्राग का हड़प्पन संस्कृति के स्थल मिले हैं, जहाँ जो है प्राग का हड़प्पा समय की अ, खेती किए जाने के और भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं।
मन के बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में कहाँ थी? तो मन के बनाने की जो कार्यशाला कार्यशाला थी वो थी आपकी लोथल में थी, बनावली में भी थी। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसका जो है लास्ट में जो आंसर है वो आयोग ने दोनों दिए थे, इस वजह से मैं दोनों मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोथल में थी, बनावली में थी, ठीक है। और एक जो है भगासरा में थी, भगासरा, मन के बनाने का कारखाना। और चनूदड़ों में था, ठीक है। एक चनूदड़ों में था। इन चारों जगहों पे मन के बनाने के कारखाने थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? इसका क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो इसमें डाबरकोट बलूचिस्तान में है, सुतका केंडोर बलूचिस्तान में है, सुतका कोह बलूचिस्तान में है। जैसे मैं अभी जो स्लाइड प्रोवाइड करी है आपको, इस स्लाइड में अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो सुतका केंडोर बलूचिस्तान में है, सुतका कोह बलूचिस्तान में है, बालाकोट बलूचिस्तान में है, ठीक है। कौन से इसमें दिए हैं? तो डाबरकोट बलूचिस्तान में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और सुतका कोह बलूचिस्तान में है। ये तीनों साइड्स बलूचिस्तान में। बाकी सुरतुगोई जो मैंने आपको बताया ये अफगानिस्तान में है, सबसे उत्तरी जो वो है साइट है, सभ्यता की सबसे उत्तरी साइट है ये। तो यहीं पर इस क्लास को अपन एंड करते हैं। इसके साथ ही साथ अगली क्लास के साथ हम शायद, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी ले आऊं, दो दो एक आध दिन में ही, 2-3 दिन में ही मैं अगली क्लास लाने वाला हूं। तो आपको जो भी मेरी क्लासेस में कमी आपको महसूस होती है उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है, मैं आपको सारा जो स्टडी मटेरियल जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। बाकी आप जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आप उन्हीं को जो है रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए जब तक दूसरी क्लास नहीं आती है। इन्हीं को आप रिपीटेडली रिवाइज करिए, इनको याद करिए और इनको समझिए कि इनमें जो और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप इनसे मेरे जो नोट्स हैं इनसे आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। एमसीक्यूज से अगर आपके क्वेश्चन मेरे इन नोट्स से ना बने तो आप बेशक मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। अदरवाइज मैंने 90% तक इतना मटेरियल इन नोट्स में बना के दिया है कि शायद ही कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे इन नोट्स से ना आए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अ, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, ठीक है। बाय।